हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए हैं भाई? हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ हो जो आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है, मैं उसका सोल्यूशन लेकर आऊँ। तो अक्सर ये होता है कि भाई चैप्टर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बनते। तो आज इन आंसर्स को ही लेकर मैं आई हूँ। मैं बात कर रही हूँ क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इनकी जो बुक है हमारे पास में, वो है आपकी दो बुक्स। पहली है स्पर्श भाग 1 और दूसरी है संचयन भाग 1। तो स्पर्श भाग 1 की बात करें तो उनके सभी यानी कि जो 10 चैप्टर्स थे, उन सभी के डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे चुकी हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अगर अपनी दूसरी बुक की, तो दूसरी बुक में है ही सिर्फ मात्र 4 चैप्टर। तो अब इन 4 चैप्टर्स के बारे में हम क्या करें? तो 4 चैप्टर में अभी तक 3 चैप्टर मैं आपको समझा चुकी हूँ और 2 चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे चुकी हूँ। अब आप कंफ्यूज हुए ना थोड़े? तो 4 चैप्टर में अगर हम बात करें, पहली गिल्लू आपको समझाकर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दिए, दूसरे चैप्टर स्मृति समझा दिया मैंने अच्छे से आपको, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दिए। तीसरा चैप्टर हमारा था कल्लू कुम्हार की उन्हाकोटी, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको समझाया, और आज हम लेकर आ गए उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है ना? तो समझ में आ गया। तो चलिए अब आज हम कर रहे हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, जो बुक के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके सॉल्यूशंस लेकर आए। करीबन 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास में। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चन को अभी हम फिलहाल करने वाले हैं, इनके आंसर्स। बात करें तो ये इस बुक से आने वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सिर्फ वर्णनात्मक रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इससे आने नहीं हैं, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 50 to 60 वर्ड्स के बीच इनका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। सिर्फ ये 10 क्वेश्चन तो अभी तो आपको एनसीईआरटी के तौर पर की जो सोल्यूशन है वो करा रही हूँ, लेकिन आगे अभी मैं इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वहां तक भी पहुंचेंगे, पहले ये तो कंप्लीट करें। अब बात करें अगर कल्लू कुम्हार की उन्हाकोटी, ये चैप्टर के विक्रम सिंह जी का एक यात्रा वृत्तांत है। ये एक ऑन द रोड जो एक सीरीज थी, उसके लिए ये शूट करने के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। वहां से ये कहाँ जाते हैं? वो आपके मनु नदी के पास में एक मनु नाम की बस्ती है, वहां तक जाते हैं। वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा इनसे मुलाकात होती है, फिर वो बताते हैं उनाकोटी के बारे में, और लेखक बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। घने जंगलों में 9 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद उनाकोटी पहुँचते हैं और वहाँ पर वो शूट करते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं। उसकी कहानी के बारे में वो जानते हैं जिसे वहाँ के जिलाधिकारी ने इनको बताई थी, जिसकी वजह से इनके अंदर इतना एक्साइटमेंट होता है कि उस जगह को हम ज़रूर देखें। तो वो लोक कथा भी आपको हमने बताई थी कि किस लोक कथा के चलते वो उनाकोटी फेमस है। वहाँ पर जो है भगवान शिव की 1 करोड़ में से 1 कम मूर्तियाँ हैं। उसको बनाने वाले कल्लू कुम्हार ने जो है माता पार्वती के साथ जो है कैलाश में रहने की इच्छा व्यक्त करी थी, मगर शिव जी इस चीज़ के लिए नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये शर्त रख दी कि 1 रात में तुम्हें मेरी 1 करोड़ मूर्तियां बनानी पड़ेंगी। वो बेचारा सारी रात लग के बनाता तो है, मगर सिर्फ 1 मूर्ति कम रह जाती है, जिसके चलते वो माता पार्वती के साथ कैलाश पर नहीं जा पाता। तो ये एक वहाँ की लोक कथा है जो प्रचलित है, जो बताई गई, वही इस चैप्टर में रखी थी। लेकिन इसके माध्यम से जो है, इस पाठ के माध्यम से जहाँ त्रिपुरा की जनसंख्या, वहाँ के लोगों के, वहाँ की जो लोक गायिका हैं, गायक हैं, इन सभी के बारे में लेखक ने इस पाठ में मेंशन किया है। हमने पूरा पाठ अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो चलिए अब कर लेते हैं। जब चैप्टर पढ़ लिया है तो क्वेश्चन करने में भी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। पहला प्रश्न है, उनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उनाकोटी, उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ में 1 कम। जैसे हम लोग हिंदी की गिनती पढ़ते हैं ना, कोटि मतलब क्या होता है? करोड़। उना मतलब 1 कम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? जैसे 39 है तो उसको कैसे बोलते हैं? अब 40 होता है, 59, 60 है ना, उसी तरह 39, 40। तो जब उन पढ़ते हैं ना, 39 यानी कि 40 में 1 कम। फिर आ जाइए 50, 50 यानी कि 50 में 1 कम।
59, यानी कि आपका 60 में एक कम। समझ में आया? तो एक चीज मैं आपको जैसे यहां पर बता देती हूं लिखकर, जैसे हम लोग बोलते हैं यहां पर होता है 39 के बाद क्या आता है? 40 आता है। 40 को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 40। तो अगर 39 को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलेंगे? 39। क्या बोलते हैं? 39। ठीक है। अब उसी तरीके से आइए 49 को क्या बोलते हैं? 49 ये क्या होता है? 50 से एक कम होता है। 50 को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 50। तो 49 को क्या बोलेंगे? 49। ठीक है, क्या बोलते हैं? 49। 49 भी बोलते हैं, 49 भी बोलते हैं, 49, 50, लेकिन सही उच्चारण 49 है। ठीक है। अब आइए 59 होता है। 60 को क्या बोलते हैं? 60। अब इसको क्या बोलेंगे? 59, है ना? 59 बोलते हैं, 59। ठीक है, 59। तो अब ये जो उन शब्द आ रहा है, इसी तरीके से यहां पर हमने क्या बोला? ये उन का मतलब होता है एक कम, यानी कि 40 में एक कम। 40 में -1, 50 में -1, 60 में -1। समझ में आया? अब उसी तरीके से यहां पर आपको हम क्या बता रहे हैं? जैसे होता है कोटि, क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? कोटि। तो कोटि का मतलब क्या होता है? यहां पर दिया है ना कोटि, ये दिया है उन कोटि। तो यहां ये इसको 1 मिनट यहां पे लिखते हैं, यहां पर कोटि। अब यहां पर कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब होता है करोड़। क्या होता है? करोड़। अब करोड़ में एक कम, करोड़ में एक कम तो कितना आएगा? 99 लाख, ऐसे आएगा ना? 99 लाख 99,999, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? उन कोटि। उन कोटि। समझ में आ गया? यानी कि करोड़ में एक कम। ठीक, मैंने आपको यहां पूरा समझा दिया। चलिए, अब उन्होंने बोला कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। इसका रीजन क्या था? भाई कल्लू कुमार वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी। कल्लू कुम्हार था, वो माता पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था। माता पार्वती की बहुत आराधना करता है, माता पार्वती को प्रसन्न करता है, और जब माता पार्वती उसके सामने प्रकट होती हैं तो वो इच्छा जताता है कि वो माता पार्वती की सेवा करने के लिए उनके साथ कैलाश में रहना चाहता है। लेकिन भगवान शिव इस चीज से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन माता पार्वती की बात को वो टाल भी नहीं सकते। तो उन्होंने कल्लू कुम्हार के सामने एक शर्त रखी कि अगर उसे माता पार्वती के साथ कैलाश पर आना है तो उसे एक शर्त का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, शिव जी ने ये शर्त रखी कि तुम्हें एक रात में मेरी अर्थात शिव जी की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी पड़ेंगी। ये शर्त रखी। कल्लू कुम्हार मान गया। वो बेचारा सारी रात लगा रहा और उसने सारी रात मूर्तियां बना। वहां पर आप जाएंगे उस उनाकोटी में तो हर जगह पत्थरों पर शिव जी की मूर्तियां अलग अलग उसमें आप उभरी हुई देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं नहीं गई हूं, ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो फिर जब सुबह हुई तो 1 करोड़ में एक कम रह गई। तो इसलिए जब उसने शर्त पूरी नहीं करी तो भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ कैलाश चले गए और कुम्हार यहीं रह गया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया कल्लू कुम्हार की उनाकोटी, क्योंकि ये पूरी उनाकोटी कल्लू कुम्हार के द्वारा बनाई गई। यानी कि 1 करोड़ से एक कम मूर्ति किसने बनाई? कल्लू कुम्हार ने। ऐसी वहां की लोक कथा है, माना जाता है। ठीक, उनाकोटी का अर्थ है 1 कोटि, अर्थात 1 करोड़ से एक कम। यह स्थान भगवान शिव की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं। आप वहां के पहाड़ों पर, पत्थरों पर उन आकृतियों को उभरा हुआ देखेंगे और माना जाता है कि उसे कुम्हार ने ही बनाया था। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए।
अब गंगा अवतरण की वहां पर पूरी एक वो बनी हुई है कि भगवान शिव का चेहरा एक पहाड़ पर उकेरा हुआ है और उनकी पूरी जटाएं जो हैं वो बाकी 2 पहाड़ों पर बिखरी हुई हैं, और जो है गंगा जो है वो शिव जी की जटाओं पर अवतरित हो रही है। अब इसकी कथा क्या थी? भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कहा कि गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए मना लिया। गंगा जी अवतरित हो गई, लेकिन गंगा जी ने कहा कि भाई अगर मैं पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुई तो मेरा वेग इतना है कि पृथ्वी धंस के पाताल में चली जाएगी, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब उसके बाद भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव जी ने जो है गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं पर लिया और गंगा जी उनकी जटाओं में उलझकर फिर शांत प्रवाह के साथ धरती पर अवतरित हुई, जो आज भी हम देखते हैं। ठीक है ना? तो ये कथा थी। चलिए देखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उनाकोटी की एक विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना को चित्रित करती। हमने कहा था ना, ऋषि भागीरथ जी ने प्रार्थना की थी गंगा माँ से पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए। भागीरथ किस तरह गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, इसमें यह दिखाया गया है। ऐसा विश्वास है कि गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंस कर पाताल लोक में ना चली जाए। यहाँ पर धंस कर है, ये भैंस कर लिखा हुआ है ना, उसको मैं सही कर देती हूँ, 1 मिनट। धंस कर पाताल लोक में ना चली जाए, इसके लिए शिव को मनाया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर बहने के लिए छोड़े। इस तरह पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ। क्योंकि गंगा जी का वेग बहुत ज्यादा था तो शिव जी को भी मनाना पड़ा कि भाई शिव जी क्यों ले गंगा जी को। तो सारा चीजें उनको मनाने के लिए भागीरथी जी ने उनसे भी प्रार्थना करी, उनकी भी तपस्या करी, तब कहीं जाकर वो माने और इस तरीके से गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, कल्लू कुम्हार का नाम उनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? अब भाई मैंने तो आपको पूरी कहानी अभी बताई, बस उसी को आप ले लिखना है कि किस तरीके से कल्लू कुम्हार ने वहां पर एक रात में शिव जी की 1 करोड़ से कम मूर्तियां बनाई थी, इसीलिए कल्लू कुम्हार का नाम वहां पर जुड़ा। चलिए देखते हैं। कल्लू कुम्हार को उनाकोटी के पहाड़ों के अंदर बनी विशाल आधार मूर्तियों का निर्माता माना जाता है कि वहां पे इतनी सारी जो शिव जी की मूर्तियां उकेरी गई हैं उसे कल्लू कुम्हार ने बनाया है, ऐसा माना जाता है। वह पार्वती जी का भक्त था और शिव पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहता था। अब कैलाश पर्वत पे एक मनुष्य का जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो शिव जी इस चीज के लिए कैसे मान जाते? पार्वती के कहने पर शिव ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, पर पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। शिव जी क्या हुए कि वो मान गए कि चलो ठीक है, अगर शिव माता पार्वती कह रही हैं तो मान जाते हैं। उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह की थी तुम्हें एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी है। कितनी? 1 कोटि। 1 कोटि का मतलब होता है 1 करोड़ मूर्तियां बनानी है। कल्लू चूंकि अपनी धुन का पक्का था, अब उसने तो ठान लिया था कि उसे माता जी के साथ कैलाश जाना है, तो वो अपनी धुन का पक्का था, अतः वह अपने काम में जुट गया। परंतु सुबह मूर्तियों 1 कोटि से 1 कम निकली। अब सुबह जब शिव जी आए कि चलो तुमने शर्त पूरी कर ली है, तो उन्होंने मूर्तियों को देखा तो उसमें 1 करोड़ में 1 कम मूर्ति निकली और शिव उसे मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़कर चले गए। इस तरह कल्लू कुम्हार का नाम उनाकोटी से जुड़ गया कि भाई उन्होंने जो शर्त कही थी, अगर वो 1 मूर्ति और बन जाती तो शायद कल्लू कुम्हार तो कैलाश में पहुंच जाता, मगर शिव जी की महिमा के आगे किसकी चलनी। अब उन्होंने इसी हिसाब से टारगेट रखा था कि व्यक्ति चाहे जितनी जल्दी कर ले 1 करोड़ से ज्यादा नहीं बना पाएगा। तो यही हुआ और बेचारा कल्लू कुम्हार को उसी उनाकोटी में मूर्तियों के साथ छोड़कर भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश चले गए। तो ये थी कल्लू कुम्हार की कहानी जो उसे उनाकोटी से जोड़ती है। मेरी रोड में एक झुरझुरी, रोड मतलब रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक ने इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? अब उनकी रीढ़ में जो एक झुरझुरी सी जो दौड़ी, उसके पीछे एक आपको रीजन बताना। एक्चुअली क्या है ना, जब हमारे लेखक
जब त्रिपुरा गए तो उस समय वहां पर क्या था, क्रांति चल रही थी, वहां पर हिंसा चल रही थी। तो अब उसके लिए क्या चीज उन्होंने बताई, देखिए क्या है। लेखक अपनी शूटिंग के दौरान शूटिंग में इतना व्यस्त था कि उसे यह ख्याल ही नहीं रहा कि यह सुंदर तथा शांतिपूर्ण लगने वाला जंगल विद्रोहियों से घिरा हुआ है। समझ में आया कि जो जहां उनाकोटी, जो करीबन 9 किलोमीटर उन्हें जंगल में जाना था, वो जंगल विद्रोहियों से उस समय घिरा हुआ था। यहाँ पहाड़ियों पे रखे 2 पत्थर इस बात की गवाही दे रहे थे कि 2 दिन पहले ही सीआरपीएफ का एक जवान विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। इस घटना ने लेखक के अंदर तक भयभीत कर दिया था। हमने बताया ना कि लेखक जब त्रिपुरा गए थे तो उस समय वहां पर हिंसा चल रही थी। अब जब वो मनु पहुंचे तो वहां के जिलाधिकारी ने उन्हें उनाकोटी के बारे में बताया कि आप वहां शूटिंग कर लीजिए। तो लेखक वहां तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उनके ध्यान से ये उतर गया कि जो विद्रोही इस समय त्रिपुरा में हिंसा कर रहे हैं वो इन्हीं जंगलों में रहते हैं। वो चले तो गए, लेकिन जब वहां पर उन्होंने जैसे जैसे अंदर जा रहे थे उन्हें वहां की सारी असलियत के बारे में पता चल रहा था। एक दिन पहले हुई हिंसा के कारण वहां पर एक सीआरपीएफ का जवान मारा गया था, जिसके चिन्ह वहां पर अभी भी मौजूद थे। ये सारी चीज देखकर लेखक अंदर तक कांप गए थे, एकदम झुरझुरी से। प्रश्न संख्या 5 है, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। अब देखिए, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसके 3 साइड से उसकी जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से जुड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से बांग्लादेश से बहुत सारे जो हैं लोग यहाँ पर आकर बसे, जिसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या बढ़ी। इसके अलावा त्रिपुरा में काम करने वाले बहुत से सारे अलग अलग स्टेट से भी लोग आकर यहाँ पर बसे, जिस वजह से त्रिपुरा बहुधार्मिक बन गया। यानी कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए इस राष्ट्र को, इस स्टेट को जो है बहुधार्मिक राज्य बना दिया। चलिए देखिए क्या है, त्रिपुरा में बाहरी लोगों का आना लगातार बना रहता है। यानी कि सिर्फ हम ये नहीं कह रहे बांग्लादेश चूंकि पास है इसलिए बांग्लादेश से ही आ रहे हैं, बाकी भारत के स्टेट से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ ही त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियां और विश्व के 4 बड़े धर्म मौजूद हैं, ठीक है। 4 बड़े धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम लोग मानते हैं। बाहरी लोग अपनी संस्कृति एवं धर्म साथ लेकर आए, जिससे यह एक बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया। तो जब सिर्फ बांग्लादेश के लोग ही नहीं, जब बाकी स्टेट से भी लोग वहां पर पहुंचे, वहां जाकर बसे, तो क्या हुआ कि वहां पर कई धर्मों को मानने वाले लोग रहने लगे। इसीलिए ये राज्य जो है बहुधार्मिक राज्य या समाज के रूप में उभर आया। प्रश्न संख्या 6 है, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ, समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान। एक तो मंजू जी से हुआ था, याद है। दूसरा एक थे हेमंत कुमार जमातिया, उनसे हुआ था। 2 ऐसे लोक गायक थे जिनकी उनकी मुलाकात टिलियामुरा में हुई थी, जिसमें मंजू ऋषिदास जो थी वो वहाँ के वार्ड की हेड भी थी, जो वहाँ पर वार्ड पे काफ़ी काम करती थी। लोग खास तौर से लोगों के लिए पीने के लिए साफ पानी के प्रबंध का भी इंतज़ाम करती थी। तो इस तरीके से वो लोग समाज सुधार में भी जुड़े हुए थे। देखिए क्या है, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया और गायिका मंजू ऋषिदास से हुआ था। इन 2 से हुआ था। हेमंत कुमार पहले कभी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, ठीक है, पर अब वे जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। यानी कि अब सरकारी उसमें जिला परिषद के सदस्य थे। मंजू ऋषिदास निरक्षर होने के बावजूद, यानी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। उनका जो वार्ड था उसका वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। उन्होंने अपने वार्ड में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने हेतु नल लगवाने और मुख्य गलियों में ईंटें बिछवाने जैसे महत्वपूर्ण काम किए थे। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें समाज सही तरीके से चले ये कार्य वो लोग करते हैं। आजकल जैसे बहुत सारे NGOs हैं, जिनको हम इंग्लिश में NGOs कहते हैं, लेकिन ये समाज सुधार संस्थाएं होती हैं जो
ऐसा काम करती हैं समाज में। कभी जैसे आप सड़कों पर बहुत सारे बच्चों को भीख मांगते देख रहे हैं, तो एक एनजीओ क्या होती है, उन बच्चों को भीख मांगने से रोकती है, उनको अपने यहाँ रखती है, खाने पीने का इंतज़ाम करती है, उनके पढ़ाई लिखाई रहन सहन का सारा इंतज़ाम खर्चा करती है। कुछ एनजीओ ऐसे, कुछ लोग बुजुर्ग, कुछ एनजीओ होते हैं जो बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, कुछ लोग जो कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो किसी एरिया में फैल रही गंदगी के बारे में बात करते हैं, कुछ एनजीओ जो आवारा जानवर होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। वैसे ही जो वार्ड के प्रतिनिधित्व होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ भी, जो हम लोग का, आप किसी भी शहर में रहते हैं, वो अलग अलग वार्ड्स में बटा हुआ है। तो उन वार्ड्स में जो बटा होता है, उसके वहाँ के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो अपने वार्ड को अच्छा रखें, इसके लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उनका नाम काफ़ी जो है चलता है। प्रश्न संख्या 7 है, कैलाश शहर के जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। अब वो जिलाधिकारी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वहां पर आलू की खेती के बारे में बताया था, जिसको वो बाहर के देशों में भी इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी। जिलाधिकारी ने लेखक को टीपीएस यानी कि टरू पोटैटो सीड्स, ठीक है, की खेती के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि आमतौर पर आलू की बुआई के लिए आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। यानी कि अगर आपको बोना है तो 1 हेक्टेयर में 2 टन आलू की जरूरत पड़ेगी, जबकि टीपीएस में 100 ग्राम मात्रा हो 1 हेक्टेयर की बुआई काफी होती है। यानी कि अब मान लीजिए अगर टीपीएस में सिर्फ हमारे पास सिर्फ 100 ग्राम आलू है, तो उससे हम पूरे 1 हेक्टेयर में बो लेते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है, इसके जरिए कम लागत में ज्यादा पैदावार होती है। लागत ज्यादा नहीं लगती भाई। देखिए, एक 2 टन और एक 100 ग्राम, अलग अलग फर्क हुआ ना। तो इस वजह से क्या हुआ, कम लागत लगी मगर पैदावार ज्यादा होगी। प्रश्न संख्या 8 है, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। तो त्रिपुरा के कुछ कुटीर उद्योग थे, जिनमें एक हमारा था कि बांस की अगरबत्ती के लिए बांस की खपच्चियों को काटकर तैयार करना, जिन्हें कि बाकी स्टेट्स में भेजा जाता था अगरबत्ती बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें कर्नाटक और गुजरात का नाम था। तो आपको बताना है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कुछ क्या कुटीर उद्योग हैं। अगर आपने कभी ऐसे देखे हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे इसमें डिस्पोजल का भी रहता है, बॉक्स हैं, लिफाफे हैं, पॉलिथिन्स हैं, ऐसे बनाने के छोटे छोटे उद्योग जो हैं लोग अपने यहाँ लगाते हैं। त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों में है अगरबत्ती के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना, जिन्हें कर्नाटक और गुजरात अगरबत्ती बनाने के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त बांस से बनने वाली अन्य चीज़ें भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। अब आप अगर त्रिपुरा के ट्रेडिशनल और उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आप बांस की बनी चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। वहाँ पर बांस की पैदावार भी बहुत होती है और लोग वहाँ पर बांस से बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे लैम्प शेड, कुर्सियाँ, फोटो फ्रेम आदि। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत प्रचलित हैं, वहाँ पर लोग बनाते हैं इसको लेकर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हेमंत जमातिया कौन थे तथा वे क्यों प्रसिद्ध थे। हेमंत जमातिया टिलियामुरा जो जगह थी वहाँ के एक लोक गायक थे, ठीक है। अब पहले वो जो है क्या कहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, लेकिन अब वो जिला परिषद के सदस्य हैं और वहाँ के लोगों के समाज सुधार के कार्य में जुड़े हुए हैं। हेमंत कुमार जमातिया एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं, जिन्हें वर्ष 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1996 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। जो ये अकादमियाँ होती हैं वो लोक कलाकारों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हैं, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति निकल कर बाहर आती है। हेमंत जमातिया कोक बारोक बोली में गाते हैं। अब चूंकि वो लोक गायक हैं, तो लोक गायक है यानी कि वहाँ की जो बोली है उसी में गाते हैं। तो वो बोली का नाम क्या है, कोक बारोक।
जो त्रिपुरा की कबीलाई यानी कबीले से संबंधित बोलियों में से है। अब त्रिपुरा में जो है वो बहुत तरह की आदिवासी जनजातियां रहती हैं, बहुत सारे कबीले हैं, तो उन्हीं में से एक कबीला है जिसकी ये बोली है। हेमंत जबातिया पहले पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, अब जिला परिषद के सदस्य बन के समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए वे प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 10 है, उनाकोटी के बारे में जिला अधिकारी ने क्या जानकारी दी थी? अब लेखक जब पहुंचे थे वहां पर तो वहां के जिलाधिकारी ने उन्हें उनाकोटी में शूटिंग करने के बारे में बोला। अब जब वहां पर बोला तो उन्हें कुछ सजेशंस भी दिए कि भाई उसके बारे में, ताकि लेखक के अंदर एक्साइटमेंट हुआ कि वो उनाकोटी में जाकर शूटिंग करें। तो क्या बताया था जिलाधिकारी ने? जिलाधिकारी ने बताया कि उनाकोटी भारत का सबसे बड़ा तो नहीं पर सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। शैव मतलब होता है शिव जी के ऊपर मान्यता रखने वाले लोग, वो आते हैं शैव भक्ति के अंतर्गत, जिसमें आप लोगों के क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है ललित जो हैं वो हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो शिव जी के भक्त होते हैं, उन्हें शैव भक्त बोलते हैं। ठीक है, संसार के इस हिस्से में यहाँ युगों के से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते हैं। तो अब चूंकि ये जो उनाकोटी जगह है वो काफ़ी जंगलों में अंदर है, तो यहाँ पर काफ़ी जनजातीय कबीले हैं, आदिवासी लोग हैं जो रहते हैं। वहाँ के लोगों की मान्यता के अनुसार वहाँ पर प्रचलित कथा भी है उस उनाकोटी के बारे में। हाँ, शिव जी के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो वो सभी तीर्थों में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जरूर इसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ शिव जी की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं और उनकी अलग अलग जो उन्होंने क्या कहते हैं चमत्कार दिखाए हैं, अलग अलग जो उनको लेकर जो चीज़ें हैं, उन सभी से संबंधित कथाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये उनाकोटी जो है वो बहुत ही फेमस है, ऐसा जिलाधिकारी जी ने बताया था, जिसकी वजह से हमारे लेखक इतना एक्साइटेड हो सके कि वो वहाँ पर जाकर शूट करें, और उन्होंने शूटिंग करी भी थी वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से ये था हमारा 3rd चैप्टर कल्लू कुम्हार की उनाकोटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन। करीबन 10 प्रश्न थे, मैंने पूरा अच्छे डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा दी और बता दी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने इस बुक के लास्ट चैप्टर, जहां पर हम देखेंगे लेखक धर्मवीर भारती द्वारा किस तरीके से उन्होंने अपना एक छोटा सा निजी पुस्तकालय बनाया, किस तरीके से उन्होंने बुक्स का कलेक्शन शुरू किया, कैसे उनके अंदर इच्छा आई, सभी कुछ हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कल हम लेकर प्रस्तुत होते हैं इसका वीडियो आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।